चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हैं। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को चाहूंगा कि वो सुंदरता का वर्णन करते हुए और आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय को सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। दिनेश जी जुड़े हैं, नहीं जुड़े शायद? जी 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 धन्यवाद पहाड़ों पे होंगे, पहाड़ों पे दिखाई थी और हमें लगता है, हाँ शरद जी कह रहे हैं कि वो पहाड़ों से नीचे आ गए होंगे। निश्चित आ जाए और आज का हमारे चीफ गेस्ट महोदय को सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय जी। और मैं 1 मिनट में मैं सर्च कर रहा हूँ, असल में इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। श्री राणा जी हमारे मुख्य। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब सदन में जुड़े भाई बहन प्राणायाम करते रहे, सूक्ष्म व्यायाम करते रहे, और क्योंकि हमको सुनना भी है और अपना लगातार। परंतु स्वामी जी कहते हैं कि आधा घंटा प्राणायाम, अनुलोम विलोम और हमारा कपाल भारती, ये 2 प्राणायाम जिसने कर लिए उसके प्राण को उसका प्राण बिना उसके कहीं हमेशा आजीवन स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी शरीर में नहीं हो सकती है। तो हम लोग प्राणायाम करते रहेंगे और हम अपने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आहार की चर्चा सुनते रहेंगे। हमारे सदन में महानुभाव सभी उपस्थित हैं, उनको सबको मैं साधुवाद प्रणाम करता हूं कि आप लोग सहयोगी हैं, सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम का आज 579वां दिन है। तो जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय आते हैं, मैं चाहूंगा कि रमेश मेहरा जी को बुला लें साहब, कल वो कुछ खेत देख के आए जैविक वाले। कहाँ देख के आए? वो देखने गए थे, अगर हो दादू तो बुला लीजिए। हाँ, जब तक चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तो साल वाले दादू है क्या? हम लोग प्राणायाम करते रहे और जब तक मैं जी श्री मदन सिंह राणा जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे? जी ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं जिला चमोली उत्तराखंड के जोशीमठ से। जोशीमठ में एक गांव है पेंग, जो कि ऋषि गंगा के किनारे है। और साथ में हमारे मुख्य अतिथि हैं जोशीमठ से कुछ दूर पर औली एक जगह है, पर्यटक स्थल है, वहीं से उपस्थित हैं। तो अगर हम मेरी आवाज श्री मदन सिंह राणा जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उन तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपने क्षेत्र की जो कृषि संस्कृति है और पर्यटन है, उस पे आज की वार्ता हमारे योगाहार के आदरणीय सदस्यों के साथ साझा करें। हमारा जो योगाहार का ये दिवस है वो लगातार 600वें लगातार लगभग 2 साल पूरे करने जा रहा है कुछ समय में। तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर इस कार्यक्रम में आते हैं। आप पर्यटन क्षेत्र से हैं, आपका टूरिज्म पे विशेष विशेषज्ञता आपकी रही है। पर्यटन के क्षेत्र में, गाइडिंग के क्षेत्र में, खासकर जो साहसिक पर्यटन है उस क्षेत्र में आपका कार्य रहा है। और आप जोशीमठ से कुछ दूर औली में हैं। औली एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो श्री मदन सिंह राणा जी से निवेदन है कि कृपया आप अपनी बात रखें और आप ये जो माइक है उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, नमस्कार। मैं मदन सिंह राणा उत्तराखंड जोशीमठ से हूँ और योगा आहार के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं जोशीमठ उत्तराखंड से हूँ तो अपना परिचय उत्तराखंडी के तौर पे दूंगा। यहाँ पे ज्यादा कृषि योग्य भूमि तो कम है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन से ही चलता है।
और इसलिए मैंने भी अपना करियर पर्यटन को ही चुना। शुरुआती दौर पर मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने पर्यटन को इसलिए चुना कि क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अन्य कुछ और संसाधन नहीं थे, और प्रकृति ने हमें इतना उपहार दिया है कि पर्यटन के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, जिनका हमने काफी फायदा भी लिया, और विश्व से काफी लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ के सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी पर्वत है, जो कि एक संसार में एक अकेला पर्वत है जो अपने आप में कंप्लीट है, अकेला पर्वत जिसका कोई शाखाएं नहीं है। और इसे यहाँ के स्थानीय लोग एक देवता के रूप में मानते हैं, और कहा जाता है कि इस चोटी के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ा। हालांकि समिट बहुत सारे हुए हैं, लेकिन समिट करने वाले भी उसमें 4-5 किलोमीटर छोड़ देते हैं, ताकि ये न कहे कि हम चोटी के ऊपर शीर्ष में पहुंचे। यहाँ पे जोशीमठ इसलिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, और इसलिए इस स्थान का नाम जोशीमठ पड़ा। ये क्षेत्र मुख्य रूप से जनजाति बाहुल्य है। यहाँ पे पहले तिब्बत की सीमा यहाँ से लगती है, तो यहाँ के लोग ज्यादातर तिब्बत से व्यापार करते थे। सन 62 के युद्ध के बाद जैसे जैसे यहाँ की सीमाओं को बंद कर दिया गया, तो यहाँ की सरकार ने इन लोगों को एसटी में घोषित करके इन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कुछ छूट दे दी। और अभी भी अधिकांश लोग यहाँ पे पर्यटन और जड़ी बूटी के साथ अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चलाते हैं। हम लोगों ने अपना करियर जैसे शुरू किया औली से, तो औली एक बहुत ही लुभावना क्षेत्र है। यहाँ इस एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, लंबा और ऊंचा रोपवे है। यहाँ पे आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, रोपवे से आ सकते हैं। और इस स्थान पे स्कीइंग का बहुत बढ़िया स्लोप है, जो कि एशिया में माना जाना है। एशियाड यहाँ पे शीतकाल में गेम यहाँ पे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन नज़ारों को देख रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर आप लोगों को इस क्षेत्र का भ्रमण करना हो, तो आप इस क्षेत्र में आएंगे, और हम लोगों से मिलके आपको भी आनंद आएगा, और हमें भी आप लोगों से मिलके बहुत खुशी होगी। अब ले चलता हूं मैं आपको जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में। जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र में जैसे ये आर्टिफिशियल लेक है, ये हमारे जहां पे मैं हूं, हमारी इस होटल का नाम है द स्नो सिटी, और यहां से 3 किलोमीटर ऊपर ये आर्टिफिशियल लेक है। पूरा दर्शन कर सकते हैं। सामने नंदा देवी जो देख रहे हैं आप, और उसके बगल में त्रिशूल पर्वत है, और इससे आगे आके आपको बरमल, कागभूषणी पीक, और माना, घोड़ी, कामेट, अफगामीन, हाथी घोड़ी, सारे पर्वत आपको यहाँ से दिख रहे हैं। इस प्रकार का नजारा यहाँ से दिखता है। इसीलिए औली एक अपने आप में लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद आप इस क्षेत्र से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नीति घाटी पड़ता है, जो कि तिब्बत से लगा हुआ बॉर्डर है। यहाँ पर अधिकांश जनजाति बाहुल लोग रहते हैं। इन लोगों की वेशभूषा, खान पान आयुर्वेदिक से बहुत मेल खाता है। ये लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ सर्दी ज्यादा है, इसलिए नमकीन चाय का सेवन करते हैं।
और मीट मीट के ज्यादा शौकीन होते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। इन लोगों के ये पहनाव अलग से है, ऊनी कपड़े पहनते हैं और साल भर अपना रोजगार इसी से चलाते हैं। 6 महीने ये लोग नीति वैली, ये ठंडे इलाके नीति घाटी में रहते हैं और 6 महीने तराई क्षेत्र में चले जाते हैं। इनके 2 घर होते हैं, 6-6 महीने ये लोग निवास करते हैं। आगे चल करके मैं आपको ले चलता हूँ भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जोशीमठ से बहुत नजदीक है। कहा जाता है कि भविष्य बद्री जब बद्रीनाथ बंद हो जाएगा तो भविष्य बद्री में भगवान विष्णु भगवान प्रकट होंगे और वहां पर अपना अवतार लेंगे। तो जैसा कि ये कहानी लंबी है, किंतु जैसा कि हमने खुद अपने आंखों से भी देखा है, भगवान शंकराचार्य का एक बाजू पतला होता जा रहा है और कहते हैं जब ये बाजू जिस दिन टूट जाएगा तो ये नर और नारायण पर्वत जो बद्रीनाथ के रास्ते में है पड़ते हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ पे शंकराचार्य मठ के पास में ही कल्प वृक्ष है जो कि कई वर्षों पुराना है और कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की थी, इसलिए इसकी महत्ता है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आकर के इस वृक्ष के दर्शन करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित करते हैं। यही पास में ही तपोवन नाम की एक जगह है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का फुवारा निकलता है और पर्यटक यहाँ भी लाखों की संख्या में जाते हैं। और यहाँ से ये मुल्तानी नाम मिट्टी के तौर पर जो इस गर्म पानी से जो मिट्टी निकलती है उसको लेकर के अपने घरों के ले जाते हैं। ये स्थान भी दर्शनीय है और इसका लोग लाभ उठाते हैं। सल्फर वाटर है इसलिए इससे फोड़े फुंसी इत्यादि कई रोग इस मिट्टी से भी साफ होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का भी नाम काफी प्रसिद्ध हो चुका है। ये शंकराचार्य मठ है यहाँ पर लाखों लोग आदि गुरु शंकराचार्य के मठ में निवास करते हैं 4 धाम यात्रा के टाइम पे। और यहाँ निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था होती है। और मठाधीश जी आगे आपको ले आते हम नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर को जब 6 महीने भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं तो नरसिंह मंदिर में ही भगवान की पूजा होती है। और इसलिए लोग कई यात्री 6 महीने बाद जो पट बंद होने के बाद आते हैं वो नरसिंह मंदिर से भगवान के दर्शन करके निकल जाते हैं या फिर कुछ यात्री पांडुकेश्वर तक हो आते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ औली का लाइव दिखाता हूँ यहाँ से कैसे आप देख सकते हैं औली को। ये क्या अपना घूम रहा है कैमरा। यहाँ का नजारा ये आपको बाहर लेके आ रहा हूं मैं, तो आप यहाँ से देखिए। ये पूरा दृश्य आपको दिखेगा यहाँ से। इस सामने गोसो बुग्याल का चित्र है और इस क्षेत्र में यहाँ से लेते हैं तो सामने बिल्कुल जहाँ धूप निकली पीछे पहाड़ी से ये नंदा देवी और यहाँ से लेके बरमल रिज है और बरमल रिज से आगे आप निकलते हैं तो ये हाथी घोड़ी पर्वत, आगे जो सामने लाल दिख रहा है पर्वत वो नीलगिरी और उसके बगल पे मुकुट, कामेट एंड अफगामीन पर्वत है। इस ढंग का व्यू हमारा पूरा दिखता है यहाँ से। आजकल यहाँ पे बर्फ अभी पड़ी नहीं लेकिन चंद दिनों में बर्फ पड़ने की उम्मीद है और फिर पर्यटकों का भरमार यहाँ पे लग जाता है। कई पर्यटक
सिर्फ बर्फ देखने के लिए आते हैं और स्कीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो काफी दिन अपना रुक रुक करके यहाँ पे अपने इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये औली का ये मनोहर दृश्य पसंद आया होगा और आने वाले भविष्य में आप इस क्षेत्र से भी रूबरू होंगे। मैं इस प्रकार का आशा आपसे रखता हूँ। सेमाल जी, हेलो। जी सर, जी सर। हाँ जी, राणा जी। फिर आगे बढ़ाइए, औरों को मौका दीजिएगा। सुंदर। हाँ जी, आवाज आ रही? ये बताइएगा जी, जी, ये आवाज आपकी कट रही है सर। आपने होते हैं, अन्न होते हैं, और वहाँ की जो कीड़ा जड़ी होती है, वहाँ का जो आलू होता है, उसके बारे में कुछ आप बताइएगा हमारे योगाहार के सदस्यों को। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। यहाँ यहाँ पे जो स्थानीय आलू सेब होते हैं वो प्योर एक प्रकार से ऑर्गेनिक ही होते हैं। हालांकि यहाँ के कृषक इतने जागरूक नहीं हैं, तो इन लोगों ने आप अपने आप को प्रमाणित नहीं कर रखा है। लेकिन यहाँ पे जो भी वर्षों सदियों से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो छिड़काव या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, अदरवाइज सारे नेचुरली यहाँ पे तैयार होते हैं सारे फसल। और आलू तो यहाँ का, आलू सेब तो यहाँ का फेमस प्रसिद्ध चीज वो है, फसलों में से आता है। और राजमा, जैसे कि राजमा के लोग कहते हैं यहाँ की गैस्ट्रिक होता है, लेकिन यहाँ के आलू से सॉरी राजमा से कोई गैस्ट्रिक नहीं होता है। इसलिए यहाँ का जो राजमा है उसे लोग यहाँ से हाथों हाथ खरीद लेते हैं। और एक प्रकार से इसको हम ऑर्गेनिक ही कह सकते हैं। और आजकल कुछ वर्षों से यहाँ पे कीड़ा जड़ी का भी धंधा व्यवसाय चल रहा है। पर कितने लोग, जब यहाँ के लोगों का कुछ रोजगार छीन लिया था, तो उसके बाद अब ये कीड़ा जड़ी सामने आया। और आज ये जड़ी बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ के मेरे ख्याल से 90% लोग इसी जड़ी से अपनी आजीविका कमाते हैं। हालांकि इस जड़ी की खोज तो तिब्बत से हुई और धीरे धीरे नेपाल, उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल में अभी 15-20 साल से इस जड़ी का लोग निकाल रहे हैं और इसका दोहन करके इसे बेचते हैं। पहले इसका लाइसेंस नहीं था, अब फॉरेस्ट ने इसे अलाउ कर दिया है और लोग इस जड़ी को अब आराम से बेच सकते हैं। हालांकि चंद सरकारी फीस दे करके इस जड़ी को लोग बेचते हैं और अच्छा खासा इसका अपना आमदनी कमाते हैं। और इस पर काफी मतलब 90% परिवार इस पर टिके हैं इस क्षेत्र के। ये जड़ी कहा जाता है कि ये एक प्रकार से दवाई नहीं लेकिन सप्लीमेंट्री है। जो ये दवाई है सप्लीमेंट्री, किसी भी बीमारी में ये मनुष्य के जो डैमेज हो रहे जो सेल हैं उन सेलों को ये डैमेज होने से रोकता है। इसलिए इसका असर इसलिए इसको लोग ज्यादा यूज करते हैं और हर बीमारी में ये कारगर सिद्ध होता है। हाँ, एक चीज मैंने बताया था, यहाँ पे लोग नमकीन चाय पीते हैं, सदियों से नमकीन चाय पीते हैं। तो इस चाय को पीते हैं टेक्सास बकाड़ा ना, सॉरी टेक्सास बकाड़ा का एक पेड़ यहाँ होता है, जिसको आज की डेट में हमने पढ़ा था पेपरों में, ये करोड़ों रुपए किलो जो टेक्सास बिकता है, कैंसर की दवाई के काम आता है। तो यहाँ के स्थानीय लोग उसी की चाय पीते हैं अभी भी। और यहाँ के लोगों की लाइफ मेरी 80-90 साल कम से कम होता है। यही एक कारण है कि यहाँ के लोग एक तो स्वच्छ हवा में रहते हैं और दूसरा जंगली जड़ी बूटी और ऑर्गेनिक जो अपनी खेती से जो अनाज पैदा होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने का कारण यहाँ के लोगों का ये है।
यहाँ पे सीबक थॉर्न मतलब हिपॉपी, जैसे लेबेरी के नाम से भी लोग देश अनेक स्थानों में जूस पी रहे हैं। वो भी ये हिपॉपी या प्रचुर मात्रा में होता है। हालांकि इसका दोहन कम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होगा। तो उम्मीद है कि लोग इसको भी अपनी आजीविका से जोड़ेंगे। और जी, तो ये जो कीड़ा जड़ी है लगभग अभी हाल फिलहाल कितने रुपए किलो बिक रही होगी? और ये दूसरी कीड़ा तो बात ये इस समय कोई 100 ग्राम 200 ग्राम बना पाता है। किलो तो एक महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति 1 किलो। हाँ, शायद आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन दूसरा ये है कि आपके यहाँ एक विशेष पर्वत भी है जिसे द्रोण पर्वत कहते हैं, जहाँ से हनुमान जी एक बूटी लेके आए थे। वो कौन सी बूटी थी और इसके बारे में भी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहते हैं कि जैसे पुराणों में कहा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी को सज्जन बूटी की खोज के लिए भेजा गया था। और हनुमान जी को तो उस बूटी की पहचान थी नहीं। तो जैसा सुशील वैद्य ने कहा होगा कि फलाने स्थान पे ये बूटी मिलेगी, तो हनुमान जी वहां से आए और उनको पहचान हुई, सारे बूटियां जगमगा रही थी। तो उन्होंने एक पर्वत को ही उखाड़ करके उसको ले गए। उखाड़ के ले ये गांव है दोनागिरी। और यहाँ के लोग आज भी हनुमान जी की ना पूजा करते हैं, और ना ही कोई व्यक्ति वहां हनुमान जी की तस्वीर या कोई साक्ष्य लेके जा सकता है। जो पर्वत का एक हिस्सा हनुमान जी ने तोड़ा, वो आज भी लाल लाल दिखाई देता है एक साइड से। ठीक है। और संजीव बूटी, यहाँ से कोई भी बूटी यहाँ से कोई भी व्यक्ति बाहर का ले जा नहीं सकता है। और कोई कुछ पूछना चाहे सर? मैं चलेगा भाई साहब, आपने आदरणीय बहुत अच्छी सदस्यों से जानकारी निवेदन दी। करता हूँ कि वो जो अपने प्रश्न रखें। जी, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपकी जानकारी से बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद बेसिकली कहाँ से है भाई साहब आप? यहीं से? जी सर। कहाँ जी, से हैं? कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड जोशीमठ बद्रीनाथ के बिल्कुल पास पे। अच्छा 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 अच्छा, जी भाई साहब जी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय मदन जी। और बहुत ही आनंद आया था। आपका जो प्राकृतिक सुंदरता देख के मन प्रफुल्लित है, मन बेचैन है कि ऐसा लगता है कि वहां पहुंचे और वहाँ योगाहार कार्यक्रम की पूरा परिवार और वहाँ योग किया जाए। बहुत आनंद आएगा बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। प्राकृतिक सुंदरता देख करके। तो मैं चाहूंगा आदरणीय पवन सर जी को कि वो आए और हम सबको आज के 579 योगाहार दिवस के उपलक्ष्य में आप योग क्लास और हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय भ्राता जी के द्वारा प्रस्तुत पर और आगे दिशा निर्देश देने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय पवन जी। हाँ मदन जी, आपके होटल का क्या नाम है? द स्नो सिटी। एक बार और बताएं। THE जी SNOW जी। CITY, स्नो सिटी ओली। राइट, ठीक है, धन्यवाद। जी जी नमस्कार सभी को। ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मदन जी, आपको अभिनंदन है। बहुत सुंदर दृश्य आपने ओली का दिखाया है, और यह दृश्य और भी सुंदर हो जाता है अभी कुछ दिनों में, जैसा आप बता रहे थे। जब जी बर्फ पड़ेगी तो यहाँ की सब कुछ बर्फमय हो जाएगा और लोग स्कीइंग करेंगे। जी ये मेरे ख्याल से ऐसा स्थान है जहाँ पर कि स्कीइंग का बहुत बड़ा एरिया है, लंबा स्लोप है, और इसलिए यहाँ पर लोग सुगमता से आ भी सकते हैं और यहाँ पर स्कीइंग भी करते हैं। मुझे भी एक बार यहाँ पर आने का मौका मिला है कुछ वर्ष पहले। जी। और
सुंदरता बहुत अच्छी है। हालांकि बर्फ के टाइम पर तो मैं नहीं आया था, गर्मी के मौसम में आया था। लेकिन जो जगह है, जो आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, जी और वहां पर रोपवे लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक रोपवे से आ जाते हैं। और फिर रोपवे का आनंद आके फिर वहां की जो पर्वत श्रृंखला दिखती है, घाटियां दिखती हैं, जी उसको देख करके जो पहली बार आता है उसको डर भी लगता है, और लेकिन एक अद्भुत रोमांच भी आता है। हमारे जो भी साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब भी वह उनको बुलावा आएगा भगवान का, बद्रीनाथ का, तो जी वहीं से जोशीमठ के से जरा सी, मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर ये 14 स्थान पर औली है। जी, वहां पर ये स्थित है। तो यहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको एक अलग से एक जगह का अनुभव अनुभव होगा, पहाड़ का एक अनुभव होगा, ऊंचाई का अनुभव होगा, गहराई का अनुभव होता है, प्रकृति का अनुभव होगा। और यही सब चीजों की बात हम इस योगाहार कार्यक्रम में भी, जब हम प्रकृति के बारे में बातचीत करते हैं, तो वाकई प्रकृति का अनुभव अगर करना है तो पहाड़ों में करना है। वैसे तो प्रकृति सभी जगह के लिए कि अपना एक अनुभव है, लेकिन पर्वत क्षेत्रों का, और वो भी हिमालय के क्षेत्रों का जो अनुभव है, अपने आप में एक अतुलनीय है, अस्मरणीय है, स्मरणीय है बिल्कुल। तो इसका आप सब लोग भी आनंद ले सकते हैं। जो यहाँ से जो पहाड़ी दिखती हैं, और यहाँ पर जो जड़ी बूटी होती हैं, और यहाँ का जो वातावरण है, उससे जो भी यहाँ पर उत्पादन होता है, जो भी आहार का उत्पादन होता है, उसमें एक विशेष गुण निकल के आ जाते हैं। उसमें ऐसी तत्व निकल के आते हैं जो कि मानवता के लिए बहुत जरूरी हैं। और जैसा इन्होंने बताया था कि टैक्सस बकाटा है, एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है देवदार की तरह, और उसकी जो छाल होती है या उसकी जो पत्तियां होती हैं, उससे एक केमिकल निकालते हैं, और बहुत कम मात्रा में केमिकल निकलता है, तो वो कैंसर बनाने के लिए काम आता है। इसी प्रकार से जो अन्य वनस्पति हैं, आपकी राजमा की यहाँ की बहुत फेमस है, आपके आलू बहुत फेमस है, तो उनका जो स्वाद है वो अतुलनीय है, क्योंकि वो ठंडी जगह पर होते हैं। और ना ठंड के साथ साथ यह जो जगह है, यहाँ पर हवा भी कम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर की जो वनस्पति है, इनको प्रकृति से भी इनको जूझना पड़ता है, इनको लड़ाई करनी पड़ती है तुलनात्मक तरीके से। जो प्लेन में जो सब्जी होती है, प्लेन में जो वनस्पति होती है, तो इसमें ऐसे गुण होते हैं जिसके कि ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और उसका जो स्वाद है, उसका जो सुगंध है, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर, एक अपने आप में एक जिसको आप याद कर सकते हैं। वो सुगंध आपने अगर ली तो फिर आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। उसका स्वाद आपने ले लिया तो फिर आपको ये स्वाद याद रहेगा। तो यही कुछ यादें हैं जो पर्वत क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनकी 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 जो उनके जो दिल और दिमाग में ये सब चीजें बस जाती हैं, और फिर वो कभी भी छूटती नहीं है, कभी भी वो यादें नहीं जाती हैं। और यह सभी जगह के लिए है। यह ऐसा ही नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, होता है। मुझे मानना मानना है कि ये हर एक जगह की अपनी अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो हर एक जगह की अपनी यादें होती हैं, अपना भोजन होता है, अपनी वायु है, अपना पर्यावरण है। तो हमें तो सब जगह का आनंद लेना है। और इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के और विदेश के कई सारे ऐसे वक्ताओं को सुन करके अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं, और हम उनके द्वारा दिए गए अनुभव उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आज के आपने जो पर्वतीय क्षेत्र के अनुभव आपने बताए मदन जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका अभिनंदन है। और इसी धन्यवाद। प्रकार से इस योगाहार कार्यक्रम में आप जुड़ करके, जब भी आपको समय हो, तो आप इस प्रकार से जुड़ करके अपने अनुभव को आप बताते रहेंगे। अभी जब जाड़ों का समय हो जाएगा, जब ये स्थान बर्फ से आच्छादित हो जाएगा, तो उस समय भी आप इस कार्यक्रम में जुड़ के जो हमारे साथी हैं उनको बर्फ का आनंद दूर से बैठ करके ही दिला सकते हैं, जिससे वो प्रेरणा लें और बर्फ के टाइम पर आपके वहां पर भी आए, और इस जरूर प्रकृति जरूर को करीब से समझने का प्रयास करें। निश्चिंत जब रूप। जब जी, और जब ऐसा मौसम होता है पहाड़ में, जब बुरांस के फूल खिलते हैं, तो वो जी जो घाटियों में जो लोग जाते हैं, उनके लिए यह जीवन, उनके लिए यह जो अनुभव होता है, वो भी अकल्पनीय है, अद्भुत है। तो जी ऐसा भी
जो भी अपने क्षेत्र में रहते हुए ऐसे अद्भुत प्रकृति के नज़ारे से हमें दिखाएंगे और उसके अनुभव बांटेंगे, चाहे दूर से ही बांटे, उससे जी हमें प्रेरणा मिलती है। उससे हम हमारे जीवन में एक नए तरह की उमंग आती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी रखी हैं। उस प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बात करते रहते हैं इस मंच के माध्यम से। और इस प्रकृति को बचाने का ही हमारा जो कार्य है आहार के ऊपर, वो प्राकृतिक और जैविक खेती पर आधारित है कि हम जो भी काम करेंगे वो प्राकृतिक रूप से जैविक खेती की तरफ बढ़ते हुए, प्रकृति का संरक्षण करते हुए, जंगलों का संरक्षण करते हुए, पानी का संरक्षण करते हुए यहाँ पर हम करने का प्रयास करेंगे। तो यही इस योगाहार कक्षा की और इस मंच की विशेषता है। और मैं इसके साथ ही आज हमारे जो योग शिक्षिका थी उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा हृदय से कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से आज योग कराया। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा, योगाहार की यात्रा निरंतर चलते जा रही है और शीघ्र ही शायद हमारे 600 दिन पूरे पूर्ण हो जाएंगे। अविरल यात्रा चल रही है, स्वैच्छिक रूप से यह यात्रा चल रही है। इसमें जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी साथियों को अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, जो कुछ कहना चाहते हैं। सादर आमंत्रित हूँ शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो योग हुआ और जो आज एक नया अध्याय सुनने को मिला, जो बहुत ही रोचक भरा और बहुत मन को छू लेने वाला था। कैसे संस्कृति कहाँ पे कैसे फैली हुई है उसकी जानकारी मिली। और दिनेश जी बहुत अच्छी स्टोरियां लेके आते हैं जो मन को बिल्कुल छू लेती हैं और बहुत अनुभवी स्टोरी रहती है। आज अब मेहरा साहब नहीं है, कल वो कुछ खेत वगैरह जैविक के देख के आए थे। जी ओम जी जी ओम। जी 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 दादू, तो आप कुछ बताएं। मैं इतना चाहूंगा कि सदन को जानकारी दें। जी ओम। जी ओम। सदन को नमन। कल हम जो किसान हम लोग आदरणीय व्यास जी ने तय किए हैं और जो सब्जियां लगवाई है उनमें हम उनके साथ घूमे। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक किसान मेरे पास आया और कहने लगे चलो वर्मा जी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको घुमा के लाते। हम लोग वर्मा जी के यहाँ पहुंचे, वहां पर चर्चा हुई। तो आपने उनको दो चीजें बताई। एक तो बताया कि भाई हमारे यहाँ जो है हमारे स्वयं के द्वारा विकसित की गई बल्लर है और वो समय से पहले पक जाती है। एक बात उनको ये बताई और दूसरी बताई कि यदि आप अपने क्षेत्र में आने वाले मेला जो होते हैं उससे 70 दिन पहले आप यदि वो मक्का लगा लेंगे जो भुट्टे बिकते हैं, तो उस व्यक्ति ने दोनों बातों का पालन किया। उसने जो है बल्लर लगाई और बल्लर आज कल हमने जो देखी इतनी बहुत ज्यादा फल रही है। और कल ही उसने 2 कुंटल बल्लर निकाल के बेची है, 40 के भाव से बिकी है। बहुत प्रसन्न है वो किसान जो है कि मेरे को जो है भाव भी अच्छा मिल रहा है और फल भी खूब रही है। एक बात। दूसरी बात, उसकी जो मक्का लगी है वो भी बहुत बढ़िया लगी। किसी तरह का ना कोई रोग है ना कुछ है और बढ़िया। अभी लगभग वो 25 दिन की मक्का हो गई है और बढ़िया हो रही है। तो इस तरह से कल हमने उनके खेत में देखा। टमाटर लगा है, ऑर्गेनिक टमाटर लगा है और एक टमाटर में 8 से 10 किलो टमाटर लगे हुए हैं। मन प्रसन्न हो गया। जो आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो बात बताई, जो उन्होंने कहा, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। व्यास जी ने जो हम लोगों से कहा था कि भाई 500 कुंटल एक एकड़ में टमाटर होगा, तो हमें तो भरोसा ही नहीं था। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, जब लोगों ने कहा कहाँ हो जाता है, तो फिर हमने भी लोगों से बात की। पर लगता है कि वो 500 कुंटल से भी ज्यादा होगा, ऐसा अनुमान है। तो इस तरह से कल की हमारी यात्रा रही। जी ओम।
सदन को प्रणाम। जियो। मैं सदन को जो बताना चाहता हूँ सर, 1 मिनट ले रहा हूँ सर। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के कारण एक किसान ने इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा ली और अपने खेतों में पारंपरिक बीज लगा के उत्पादन किया। सिर्फ इस कार्यक्रम की विशेषता है कि वो कार्यक्रम से जुड़ा और इतना लाभ लिया। जियो। मैं मेहरा जी से पूछना चाहता हूं कि उस किसान ने जो बल्लर लगाई थी और मक्का लगाया था, उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? जब आपने उसको कल देखा और किसान बहुत प्रसन्न था, प्रफुल्लित था, तो उस किसान से पूछना चाहिए था कि आपने कहाँ से प्रेरणा ली। जी ओम, प्रेरणा तो योगाहार से ही है ना? क्योंकि जब लोगों से जो चर्चा हो रही थी बार बार और मीटिंग हो रही थी किसानों के साथ, आपको मालूम है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन था तो मैं किसानों से मीटिंग कर रहा था। ये बात अपने मंच पे भी हुई थी। तो वो मीटिंग में ये जो सब चर्चा हुई और फिर हम जो है शरद भैया के यहाँ पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने शरद भाई की बात सुनी, तो वो बिल्कुल मतलब कोनन काग नहीं, मुझे तो ये करना ही है। तो तत्काल उन्होंने वहां से, जब थोड़े लेट भी हो गए थे, भैया की बलहर तो लगभग 20 दिन की हो गई थी, पर उन्होंने वहां से बीज लिया, जाकर के लगा दिया और उसके बाद जो है उन्होंने वो मक्का भी अभी बुलवा के लगवा ली। कि वो उनका मानना है कि हम ये जो राम जी बाबा का मेला नर्मदापुरम में होगा, उस समय वो भुट्टे आ जाएंगे तो उसमें वो बेचेंगे। जी ओम। अच्छा, तो मतलब उसने शरद वर्मा जी के फार्म हाउस का विजिट किया, वहां पे इन्होंने बताया और फिर यहाँ से वो सीख करके और बीज लेकर के गया और फिर उसने जी जी जी। खेती की। यस सर, जी जी। हाँ अब तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे योगहार परिवार के और हमारे शरद जी के द्वारा प्रेरणा मिली और उन्होंने किसान आज जो आपने विजिट किया वो प्रसन्न है और उसका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से ये लाभ किसानों को मिले, यही उद्देश्य है देने के युवा कार्यक्रम का और इस परिवार का। मैं आगे चाहूंगा कि सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन, जैसा मैं प्रतिदिन कहता हूं कि अगर किसी के मन में कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहते तो सादर आमंत्रित है। और मैं एक तरफ से आमंत्रित करता हूं आदरणीय रंजना जी को, वो आए और उनके मन में कोई सुझाव हो, बात हो रखने की आज के युग क्लास और सदन में, तो आमंत्रित है रंजना जी महाराष्ट्र से। जी, सदन में सभी को आज की कक्षा हमारी बहुत सुंदर रही, बहुत आनंद आया। और उसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय मदन जी राणा, इन्होंने बहुत ही अद्भुत सुंदर भव्य ऐसा प्रकृति का दर्शन दिखाया और संस्कृति के बारे में वहाँ की पूरी जानकारी दी। ऐसे लग रहा था कि हम कब जाए वहाँ पर और कैसे वहाँ का आनंद ले। बहुत ही सुंदर जानकारी अपने दैनिक व्यवहार के माध्यम से सभी को मिल रही है। जहाँ जहाँ भी जो भी जाके चीफ गेस्ट बनाए, वो सब वहाँ के बारे में हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। बहुत अद्भुत हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसके कारण हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। योगा के कारण तो हम मानसिक टेंशन हो, कुछ भी हो, तो उससे तो स्वास्थ्य हमारा लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य में तो इस आहार की वजह से भी और खेती की वजह से ही हमें नई नई जानकारी मिल रही है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय रंजना जी का मन है जाने का, वहाँ विजिट करने का, तो सबको पता ही है, सदन को सब सदन परिचित है कि दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के सदस्य का किसी का भी कोई प्रस्ताव आता है तो आदरणीय पवन सर जी सहाय स्वीकार कर लेते हैं और प्रोग्राम बन ही जाता है। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस प्राकृतिक सुंदरता का हम सबको अवलोकन करने का मौका मिलेगा और वहाँ आनंद लेने का मौका मिलेगा।
इस उम्मीद के साथ जब जड़ी बूटी का वहाँ भंडार है तो मैं अपने वैद्य आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूँ कि हम लोग वहाँ जाएं और जड़ी बूटियाँ देखें, उनका सेवन करें और क्या क्या करें। इस विषय पे आनंद हमारे भगवान दास जी आप कमेंट करें, अपना सुझाव दें। जी, आदरणीय समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, ओम, वंदन, अभिनंदन। आज की योग क्लास बहुत अच्छी रही। हमारी योगाचार्य बहन जी ने बहुत बढ़िया योग कराया और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट जिन्होंने हमको प्रकृति की सुंदरता का दर्शन कराया और उसके बारे में हम लोगों को बताया, बहुत अच्छा लगा। और हम सबको जरूर चलना चाहिए उधर और नई नई जड़ी बूटियों के साथ हम उधर परिचय भी होंगे और प्रकृति की छटा भी देखेंगे। तो आपने तो आदरणीय सर जी से रिक्वेस्ट कर ही दी है और हम लोग भी उसी में सम्मिलित हैं और चलेंगे हम लोग सब, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक अभी वर्मा जी से हमारे आदरणीय किसान भाई ने शिक्षा लेके और लगाया है तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही हम सब लोग एक दूसरे से सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और अपनी आमदनी को दोगुना करते रहें। इसी के साथ मेरा सभी को ओम, वंदन, अभिनंदन। और फिर से कोई भूला ना हो तो एक टिप्स है, ठंडी के समय बाएं कान में रुई लगाएं तो हीटर चालू और दाएं कान में लगाएं तो एसी चालू। प्रकृति ने हमको नेचुरल हीटर और एसी दिया है। हम तो कृत्रिम हीटर एसी में रहते हैं घर में, लेकिन हमारे पास नेचुरल भी है, बाएं कान में हीटर और दाएं में एसी। तो बाएं में रुई लगाते हैं तो हमको ठंडी नहीं लगेगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा और ऐसा उपयोग करेंगे तो हम ठंड से बच पाएंगे, क्योंकि अभी ठंड का सीजन है। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। बाएं कान में जरूर रुई लगाएं और आपने अपना प्रस्ताव रखा है। हमारे आदरणीय मदन जी उपस्थित भी हैं, आज के चीफ गेस्ट महोदय, सारे सदन के सभी लोग वहाँ विजिट करने का इच्छा कर रहे हैं। आगे इस पर चर्चा होगी और मैं नीलकंठ सावले जी को सामदार आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें सदन में। नीलकंठ जी महाराष्ट्र से, मेरी आवाज पहुंच रही हो नीलकंठ जी तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय प्रणाली बहन जी, सादर आमंत्रित है। आज नहीं, आज स्कूल में प्रोग्राम है, जल्दी है, जरा कल बोलूंगी कल। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी से। जब उत्तराखंड की बात होती है तो हम कुलदीप बुनियाल जी से चाहेंगे कि वो अपना सुझाव प्रस्तुत करें। आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी। ओम ओम सभी को प्रणाम। ओम। आज हम लोग जो है, मैं और रावत जी जो है, हम भी आज पहाड़ों की तरफ घूम रहे हैं। और आज जोशीमठ की जो बातचीत हो रही थी, वो बहुत सुंदर इलाका है, रमणीक इलाका है। उस इलाके में जो है, वहाँ की राजमा बहुत फेमस है उस इलाके की। वहाँ के जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी उनके वहाँ पे अन्न होते हैं या दलहन होती हैं या फलों वाली फसलें होती हैं या वहाँ की सब्जियां होती हैं, वो भी मतलब इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि जब उनका स्वाद जो है बिल्कुल आपको अलग लगता है, अलग होता है जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। अगर जो
या निम्न जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें जो उत्पादित जो अन्न होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत ही सुंदर घाटी है वो। और खास तौर पे जो औली वाला जो इलाका है, औली में बहुत ही रमणीक है वो, जैसा बताया गया कि वो बहुत सुंदर है। तो वो वहाँ पे हम लोग भी जो है कई बार वहाँ पे घूमने का मौका मिला, जाने का मौका मिला। तो बहुत सुंदर जगह है। और निश्चित रूप से अगर एक बार जो है वहाँ पे हमारी पूरा, जैसे हम लोग अभी वहाँ पे जैसे हमने समागम किया था, वैसे वहाँ पर भी अगर हम एक बार मुलाकात करते हैं, सब लोग मिलते हैं आपस में, तो वो बहुत एक जो है योग के लिए जो है, और बहुत ही सुंदर होगा कि हम लोग सब लोग आपस में मिले और वहाँ पे योग पे जो योग अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वहाँ के योग का बिल्कुल अलग महत्व है। वहाँ की हवा बिल्कुल इतनी साफ है, वहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल जो उसका जो है वो काफी ऊपर है। वो काफी उसका जो है हमें लाभ मिल सकता है। और वहाँ पे आसपास के जो गांव है उनका जो रहन सहन है उसको भी अगर देखने का अगर हमें अवसर मिले कि वहाँ के जो लोग रहते हैं कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग किस्म की है, क्योंकि उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि जो हम जी रहे हैं आज की डेट में मैदानी भागों में, जो हम जिस तरह की शैली से जी रहे हैं, उनका जीवन कितना मतलब जो है मतलब कठिन है, बहुत ही कठिन जीवन है। लेकिन वो किस तरह से उसको खुशी खुशी उसको जीते हैं, वो सबसे देखने वाली बात है कि वो कठिनाई में भी कितनी उनके चेहरे में मुस्कान होती है, कितना वो जो है उसको प्रकृति के साथ उन्होंने उसको तालमेल बिठा करके उसको जो है अपना आत्मसात किया है। तो वो एक बहुत ही उत्कृष्ट चीज है वहाँ की, जो देखने लायक है। इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में जीने के बाद भी वो खुश रहते हैं और खुशी खुशी जो है उन परिस्थितियों में जो है अपने पूरे व्यवसाय को, अपने जीवन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए रोज प्रेरित होते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह का अगर आयोजन होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वहाँ पे ताकि वहाँ के लोगों को भी जो है, क्योंकि वो लोग निश्चित रूप से जो है वहाँ पे जब यात्रा सीजन जब शुरू होता है, वहाँ पे 6 माह वहाँ पे जब यात्रा सीजन होता है, तो वहाँ के लोग भी यात्रा से जुड़ जाते हैं। और क्योंकि उनके रोजगार के उनके पास सीमित साधन होते हैं, तो यात्रा उनका एक बहुत रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है कि यात्रा चलती रहे। और उसमें जो है लोगों को कई तरह के विभिन्न किस्म के रोजगार मिलते हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में है, चाहे आपको दूसरे सहायता करने के लिए जो यात्रा में जितनी भी सहयोगी सामग्रियां चाहिए होती हैं उनको उपलब्ध कराने में जो है कई किस्म के रोजगार वहाँ पे जो है मिलते हैं। तो वो वहाँ के लोगों की जीवन शैली में जो है वो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक बार अगर निश्चित रूप से वहाँ के गाँव को भी अगर देखें, आत्मसात करें, देखें, तो वो निश्चित रूप से उनका भी एक जीवन योग जैसा ही है। वो योग जैसे रोज सुबह से लेकर शाम तक जो है योग करते हैं, रोज ऊपर नीचे वो चढ़ते हैं, और ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते उनके शरीर जो है कैसे बन गया है। आपको वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है आज के देश में वैसा नहीं मिलेगा कि जो जिसमें मोटापा हो। वो निश्चित रूप से जो है उनमें, क्योंकि जब वो ऊपर नीचे चलते हैं तो उनके उसमें जो है उनका शरीर निश्चित रूप से जो है योग जैसा जो है उनका शरीर बन जाता है। तो जो व्यक्ति रोज योग करता है वैसे ही उनका शरीर भी रोज योग जैसा ही है। तो वहाँ पे निश्चित रूप से हमको जो है एक नया उनकी जो जीवन शैली जो देखने के लिए है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ के लोगों की जीवन शैली, जो वो अपना रहन सहन, जो उनका व्यवसाय, वो जो उनकी खेती बाड़ी जो जो लोग करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको हमें जरूर देखना चाहिए। और इस तरह का अगर अवसर मिलता है तो ये बहुत ही सुंदर होगा। अगर हम अगले कुछ समय बाद जो है, जैसे मार्च में या अप्रैल में, अगर हम इस तरह का एक जो है इस तरह का आयोजन वहाँ पे कर सकते हैं। और वैसे वहाँ पे जो है अभी तो बर्फ गिर जाती है कई, आपको जनवरी फरवरी में तो वहाँ पे पूरी बर्फ रहती है, दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो आने वाले मार्च में हम जो है वहाँ पे इस तरह का आयोजन के बारे में भी कई बार सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हालांकि इसमें सबकी चर्चा और सबके विचार और सबके जो है हमें जो है सुझाव से जो है हम इसको एक आगे बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, अपना अपना प्रस्ताव रखा है और वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है, वहाँ की रहन सहन और प्राकृतिक और खेती किसानी की बात की है। तो इस सब आपस में एक दूसरे देखेंगे, जानेंगे। और मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी अपना सुझाव और मार्गदर्शन दें। आदरणीय रवि आदित्य जी बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिलाल जी।
और सबसे पहले मुख्य अतिथि मदन जी का बहुत बहुत आभार। आपने हम सबको द्रोणागिरी पर्वत के बारे में जानकारी दी, औली क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, उसका दृश्य का अवलोकन कराया। और ये सच में जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा ना कि एक बुलावा आता है। आप किसी भी देवस्थान पे जाएं तो देवस्थान जाने की इच्छा एक पहला सूचक हो सकता है कि जो ईश्वर है, जो हमारे लिए जो आराध्य है, वो हमको कॉल कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से वो सार्थक होता है जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और आपने हमें वो दर्शन कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर अभी जो उत्तराखंड क्षेत्र में, वो इसे देवभूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देवभूमि में जो वो क्षेत्र है पूरा, जो केदारेश्वर क्षेत्र की जिसकी मैं बात करूं, तो अगर आप पौराणिक काल में भी जाए तो महाभारत काल के बाद से, जब से भगवान शिव उस ओर गए थे, यानी जब वो अपनी उनकी जो काशी क्षेत्र उनकी सबसे प्रिय थी, उज्जैनी उनकी सबसे प्रिय थी, उन्होंने उसको छोड़ करके जब वो युद्ध के बाद वो गुप्त काशी की ओर गए और गुप्त काशी से वो केदार क्षेत्र की ओर चले गए। तो ये एक ऐसा जो पूरा वो जो देवभूमि के लिए है, जहाँ पे एक एक कण कण में अगर आप कहा जाए, जो माहौल में, वातावरण में, वहाँ के पृष्ठभूमि में, जैसे आपने कहा ना कि वहाँ वो ऑर्गेनिक है, तो वो जगह ही ऑर्गेनिक है। मैं कह सकता हूँ इतना शुद्ध, इतना पवित्र है कि वहाँ की एक एक चीज में जितनी मिठास होगी, क्योंकि अभी सारे लोग जो लोग उत्तराखंड में हैं, पवन सर रह रहे हैं, उदयाल जी रह रहे हैं, तो वो जगह को आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं। हम लोग तो इस चीज को देख रहे हैं, दूर से इस चीज का हमें अनुभव हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जैसे रंजना जी ने इच्छा जाहिर की, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि सारे लोग के मन में इच्छा आ गई होगी प्रकृति को देख के कि और वो नजदीक जाएं, उसको देखें, उसको महसूस करने की वो कोशिश करें। और ये जैसे एक लर्निंग्स में भी आती है कि जैसे अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक चर्चा किया था कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, तो वहाँ की जो स्थानीय जो व्यवसाय है, स्थानीय जो उद्योग है, जिसे कुटीर उद्योग के नाम से हम लोग कह सकते हैं, उसको प्रमुखता देनी चाहिए। यानी जहाँ भी उतने ट्राइबल हैं, आदिवासी लोग हैं, आप उनके से क्या आप खरीद सकते हैं, उनके लिए आपकी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि हर एक यात्री का एक बजट होता है। लेकिन फिर भी इन सब जगहों पर उन चीजों की जो प्रमुखता होती है, उनकी पहले से आपको एक रूटीन बना के चलनी चाहिए, क्योंकि तब आप उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप एक पैकेज अपने लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो वहाँ के भोजन के साथ साथ में जितनी भी जो वस्तुएं आती हैं, जो खाद्य हों, जो अखाद्य हों, लेकिन जो हमारे उपयोग की चीजें हैं, तो हमें तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। तभी आप उस चीज को अपने साथ में, अपनी मेमोरी में, जो आपकी अच्छी यादाश्त के रूप में रहेगी, कभी भी जब आप उसको पलट के देखें तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये एक जो जैसे अभी शरद वर्मा जी भी कह रहे थे कि योग आहार से प्रेरित होकर उन्होंने इस काम को किया। ये स्वाभाविक चीज है कि जब आप किसी चीज की ओर आपका आकर्षण होता है, आप उसको सुनते हैं, आपको लगता है कि इन्होंने ये चीज किया है, मैं भी ये प्रयास कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये आप लोग देखें कि एक तरीके से हमारे कल्चर में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के का भी रूप है। एक तरफ आप कृषि की चर्चा कर रहे हैं, एक आप अपने आप सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ आप टूरिज्म की चर्चा कर रहे हैं। एक कॉमन चीज क्या निकल के आ रहा है कि एक शिक्षा जो है, उस शिक्षा का मूल आधार क्या आ सकता है। यानी एक एक जो कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी विषय पे, किसी पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग की जो एक थॉट आई थी, जो आदरणीय पवन सर ने इसको क्रिएट किया कि हम लोग चर्चा करेंगे 7 से 8 में, तो वो चर्चा इतनी सारगर्भित हुई और इतनी विषय वस्तु से वो प्रेरक थी कि वहां पे अलग अलग चीजों को चिन्हित किया जाने लगा। हम लोग समसामयिक भी आ गए, करंट अफेयर्स को भी हम लोगों ने चुन लिया, कभी किसी घटना को भी सर ने दिखा दिया। अभी की जैसे मदन जी ने अपने वहाँ का दृश्यावलोकन किया, द्रोणागिरी पर्वत की चर्चा की। तो एक अच्छा, शायद मदन जी एक ऐसा मेरी जानकारी में थी, थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे क्या, उस गांव के लोग हनुमान जी से नाराज रहते हैं क्या, उनकी पूजा नहीं होती है क्या उस गांव में? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पूजा नहीं होती है। और वहाँ कोई हनुमान जी की फोटो या कुछ हनुमान जी से रिलेटेड कोई सामान लेके नहीं जा सकता है। जी जी जी, ये क्योंकि मेरी थोड़ी सी इसमें रुचि है, तो मुझे ये चीज था मन में, क्योंकि ये जो द्रोणागिरी पर्वत बजरंगबली जब लेके गए, तो उसका कुछ अंश जो है, जो वहां पे गया, वो पर्वत जो टूट के गया, वो जो श्रीलंका में है, वहां भी वो उसी तरह से है। तो उस तरह से अभी भी वहां उपलब्ध है वो पर्वत का वो हिस्सा। तो नहीं, ये पर्वत चीजें तो थी पूरा है सर, लेकिन पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ के ले गए ना हनुमान जी। जी 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 जी। वो कहते हैं कि वो बाजू बाजू मतलब एक बाएं साइड का एक बाजू ले गए हनुमान जी।
अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज थी कि लोग वहाँ के लोग जो है स्थानीय लोग नाराज रहते हैं, वो पूजा पाठ नहीं करते हैं बजरंगबली का। जी जी मदन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही? जी जी आ रही, बोलिए। हेलो। जी जी सुन रहा हाँ, हूँ, बोले। केवल उसी गांव के लोग। अच्छा, हाँ, सिर्फ ये उसी पूरे गाँव। पूरे इलाके में तो खैर हनुमान जी हाँ, केवल सिर्फ वो दोनागिरी गांव। द्रोणागिरी क्षेत्र के लोग, जी जी, स्वाभाविक है उनकी नाराजगी का। जैसे अभी हम लोग मिथिला में जी थे, मिथिला में अगर अभी भी इस तरफ में जो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र था पूरा मिथिला का, मतलब जनकपुर से लेके दरभंगा से लेके पूरा जो एरिया था मिथिलांचल क्षेत्र, जहाँ की बेटी ब्याही गई जी आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अयोध्या में, तो अभी भी अगर आप वहाँ पे, एक ऐसी जी मान्यता है कि लोग इस क्षेत्र में बेटी देना नहीं चाहते। तो ये पुरानी परंपरा के आधार जी पे जी लोग आज भी अड़े हुए हैं इस चीज में। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी और जैसा पवन सर ने कहा कि आप जुड़ते रहें और हम लोग को जो बर्फबारी जब शुरू हो उस क्षेत्र में आए तो उसका भी अवलोकन अवश्य कराएँ। जी मदन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। जरूर सर, जरूर जरूर। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। और आपने जैसा कहा है भैया, अपन को सावधान, अगर वहां चलेंगे तो हनुमान जी की चर्चा नहीं करेंगे। जैसा आदरणीय मदन जी बता रहे हैं कि वहां न पूजा होती है और न जो है हनुमान जी का मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दवे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और जो उत्तराखंड का जाने का मन बन रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रोग्राम जैसा उनियाल जी और बाकी सब लोगों ने बोला वैसा किया जा सकता है मार्च अप्रैल के बाद में, क्योंकि वहाँ पे जो सभी सुविधा मतलब वहाँ पे जो हम लोग जो जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में तो वहाँ पे जो बर्फ भी कम हो जाएगी और निश्चित रूप से वहाँ की पेड़ पौधों को ढूंढने का, देखने का जो मन है और सीखने का मन है वो भी बात हो जाएंगी। मैं इस अवसर पर एक थोड़ी सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये खोजी प्रक्रिया जो चल रही थी कि अलग अलग प्रकार के किसानों को ढूंढो, तो अलग अलग प्रकार के किसानों को ढूंढने का जो हमारा सिलसिला चल रहा था तो उसमें कई प्रकार के किसान तो ढूंढे गए हैं जो समय समय पे हम यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में लाएंगे और सदन को उनके अनुभवों को प्रस्थापित भी करेंगे। लेकिन दो प्रमुख जो चीजें जो बहुत अब प्राथमिकता से मैं लाना चाहता हूँ क्योंकि वो सभी किसानों के फायदे की बात है। एक तो है 10 ड्रम वाला तंत्र ज्ञान, उसका नाम ही उन्होंने जो दिया है कि 10 ड्रम वाला तंत्र ज्ञान यानी एग्रोटेक्निक, कि जिसके माध्यम से उनका कहना है कि उनके एक साइंटिस्ट से मेरी बात हुई तो वो बोले ठीक है आप समय लीजिए, हम आएंगे और सदन को बात करेंगे कि जिनके माध्यम से लागत खर्चा जो होता है खेती का बहुत कम होता है लेकिन उत्पाद जो है उत्पाद बहुत अच्छा रहता है। तो वो जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स पढ़ाने के लिए, बताने के लिए और फिर चर्चा करने के लिए उनको आमंत्रित करना है, वह है एक बात। और दूसरी बात महागुनी वृक्ष की जो है जो मतलब लगाया जाता है खेती में और आमतौर पर 3 साल लगाने के लिए सरकार से भी उसका अनुदान मिलता है और उसके बाद में आखिर में जब वो बढ़ जाता है तो उससे भी आमदनी किसानों को मिल जाती है, बहुत अच्छी मिलती है। तो ये दो चीजें आमतौर पर सभी किसानों के फायदे की होती है। तो इसलिए ये दोनों जो अतिथि है उनसे कांटेक्ट करके सदन के सामने लाने का मेरा मानस है। तो बस यही बात मैं सदन को बोलना चाहता हूँ और अगर सदन कहे तो निश्चित रूप से जल्दी से जल्द हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे और उनकी सुविधा के अनुसार ये दोनों अतिथियों को सदन के सामने रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान हम लाभान्वित करेंगे और हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे परिचय में जितने भी किसान हैं उनको भी यह संदेश हम कार्यान्वित कर सकेंगे और उनकी आय बढ़ाने में निश्चित रूप से फायदा कर सकेंगे। यही जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने प्रस्ताव रखा है उनको अवश्य अपन आमंत्रित करें और आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय मदन जी से और सदन से आदरणीय
अपनी बात रखें, प्रस्ताव रखें और इसके बाद आप आभार ज्ञापित कर आज की इस देने के हुए कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएं। जी धन्यवाद सर। सभी आदरणीय सदस्यों को एक बार पुनः नमन। और जैसे कि आज हमारी जो योग कक्षा हुई है बहुत सुंदर हुई है, और साथ में हमारे मुख्य अतिथि जी ने औली के दर्शन कराए और साथ में जो आसपास के क्षेत्र के दर्शन कराए, तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए। एक विशेषता में आपने जो बताई उसको फिर से दोहराऊंगा कि जहाँ औली आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, एकदम चिल ठंड होता है, बहुत ठंडी होती है। लेकिन प्रकृति ने ऐसे वरदान दिया है कि आसपास जैसे तपोवन में जाए कुछ ही दूर पे, तो वहां पानी इस तरह से उबलता हुआ उफनता हुआ हमें दिखता है, और इतना गर्म पानी कि उसमें हाथ नहीं लगा सकते। तो ये प्रकृति की अद्भुत देन है हमारी इस धरती के लिए, भगवान की देन है। और आपने अलग अलग स्थानों की बात करी है, औली की बात करी है, आदरणीय सदस्यों ने ये प्रस्ताव भी रखा कि आने वाले टाइम में वो आपके पास आएंगे। तो मेरा भी एक प्रस्ताव आदरणीय मदन जी के लिए है कि जब सभी योगाहार के सदस्य भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए आपके पास आए, तो आपका तो जो गाइड, आप अच्छे गाइड हैं, तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि आपके यहाँ तो आएंगे आएंगे, लेकिन आपको गाइड भी करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे आपके साथ ही हम जाएंगे, चाहे व्यस्तता आपकी कितनी भी रहेगी, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप अच्छा। दूसरा, ये योगाहार के अन्य सदस्यों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय मदन जी पिछली बार 2-3 बार जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से और वो सुनते आए हैं। तो बीच में उन्होंने ये कहा था कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमारी केस स्टडी की बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि उसके बाद जो हमारा पहला पड़ाव होगा उसके बाद आपकी वार्ता इसमें रखेंगे। तो कल आदरणीय रंजना दीदी ने कहा कि कल के मुख्य अतिथि कौन है, तो संयोग से आपका नाम याद रहा और आप आए। और दूसरा ये बात और निवेदन भी और ये भी कि हनुमान जी की पूजा और मात्र एक गांव है जो द्रोणागिरी है, इसके आसपास और किसी गांव में ऐसी बात नहीं है। तो हम मतलब ये भी रखें कि वही गांव एकमात्र है जहाँ पे लोग ये पूजा अर्चना नहीं करते हैं। वहाँ के काफी लोग काफी आगे भी बढ़ चुके हैं, विद्यार्थी लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, रिसर्चर्स हैं। तो उन्हें उसका आभास होता है, वो कहते हैं एक परंपरा है तो उसको हम निभाते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में तो हनुमान जी के जो है तो है, लेकिन गांव की बात है। तो और हम इस क्षेत्र से किसी क्योंकि हमारे आदरणीय पवन सर जी हनुमान जी का पर्यायवाची हैं, और जब हम आप आएंगे तो हम आदरणीय पवन सर जी के ही नेतृत्व में आएंगे। लेकिन हम आपको मदन जी ये विश्वास दिलाते हैं, हम वहां से किसी पर्वत को तो नहीं लाएंगे, लेकिन आपके ज्ञान को, आपके प्रेम को, आपके सौहार्द को वहां से लाएंगे और आपके पास आएंगे। मैं सभी आदरणीय सदस्यों का की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और मुख्य अतिथि के रूप में आपने ये बात रखी। और आने वाले तीसरे हफ्ते में जब बर्फ पड़ेगी, आप हमें याद दिलाइएगा, तो आपको पुनः निमंत्रित करेंगे। हम इस योगाहार ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास आएंगे। सभी आदरणीय सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आदरणीय सदस्यों का। और कि हम इस सिलसिले को, इस योगाहार परिवार को इस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय मदन जी से ये भी ये सूचना है कि कुछ लोगों ने बात कही है कि आपके यहाँ आने के लिए, तो मैं आपको उनके नंबर भेज दूंगा। और साथ में हमारे जो इस मंच पर आज के दिन पर जो लोग योगाहार के इस कार्यक्रम से नियमित जुड़ रहे हैं, जो लेफ्ट भी हो गए, मैं मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करता हूं। आदरणीय श्री पवन सर जी, आदरणीय श्री मुनीलाल जी, पतंजलि की सभी उपशाखाओं के सभी आदरणीय सदस्य, श्री राजश्री कुशवाहा जी, पंडित आदित्य जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बनेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप पुनियाल जी, कुमार बबन सिंह जी, मदन राणा जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, और नीलकंठ साबले जी, ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, प्रणाली जी, और रजत चौधरी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी,
आदरणीय शरद वर्मा जी, स्वप्निल पेशे जी, तुलसीराम पटेल जी, उमा शंकर प्रसाद जी और डॉक्टर विनोद भट्ट जी और योग आहार जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सभी सदस्य, साथ में रंजना बहन जी और मैं जिनके नाम नहीं ले पाया वो आदरणीय सभी और सभी सदस्य, आप सबको नमन है, आप सभी को धन्यवाद है और हम इसी तरह से इस योग आहार की गंगा को हम आगे बढ़ाएं और भारत और विश्व का भ्रमण करें। धन्यवाद, प्रणाम। भाई साहब एक बार धन्यवाद होटल का आदरणीय नाम और दिनेश जी। बता दें मदन जी, कौन सी होटल, क्या नाम है अपना? द स्नो सिटी। द स्नो सिटी। या स्नो सिटी लिखेंगे तब भी आपको सर्च में मिल जाएगा। अच्छा, स्नो सिटी है ना? स्नो सिटी ओली। अच्छा, स्टोन सिटी ओली। ओके भाई साहब, धन्यवाद। धर्मेंद्र बुंदेला जी, आप भी अपनी टीम तैयार कर लेना। भाई साहब जी बिल्कुल जरूर, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से बात करके, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं अपने यहाँ से, तो लोगों को जानकारी होना चाहिए कहाँ अपने अपने लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय दिनेश जी, दिनेश भैया बहुत बहुत सेंडाल जी का धन्यवाद। बहुत बहुत और बोलो 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 भाई। दिनेश भैया ही हमें लेके जाएंगे वो भी। हैं? दिनेश भैया। दिनेश जी। हाँ दिनेश हाँ भैया जी, जाओ जाओ, हम साथ साथ जाएंगे, हम साथ साथ जाएंगे। हाँ हाँ, हम साथ साथ जाएंगे, मगर आप तय करिए कब जाना है। हाँ, ये तो विचार विमर्श के बाद ही, ताकि सभी लोगों को के समय साथ एक साझा समय हो, हमारा साझा कार्यक्रम हो, ऐसे भी हो बॉस सकता है बॉस कल या इस ऐसे पर भी हो सकता संबोधन बॉस कल इस पर संबोधन करेंगे। बॉस कल संबोधन करेंगे अपने। अच्छा, कल बॉस का संबोधन होगा तब अपना। लेकिन बस धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय मदन जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है और हम सबका अपना रिसोर्ट जो आपने बनाया है टूरिज्म सेंटर, तो अगर योगाहार कार्यक्रम के लिए आप प्रदान करेंगे तो ये बहुत अति कृपा होगी और सबका मन है अगर वहाँ जाने का, तो और आपकी गाइड में, आपके नेतृत्व में वहाँ हम लोग विजिट करेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया जी। नमस्कार। तुम्हें नहीं जाना महाराष्ट्र बहन की जी, धरती तुम्हें नहीं से जाना। आपको नमस्कार। बहन जी आप नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र की धरती से आपको नमस्कार भैया जी, हम आएंगे। लोग प्रसन्न हैं और चूंकि वो ऐसा दृश्य ही है, प्राकृतिक सुंदरता इतनी अच्छी है कि मन सबका हो जाता है। जी धन्यवाद। आज कल सुबह मिलते हैं। सबको प्रणाम, सबको शादीवाद। नमस्कार। द्रोणागढ़ पर्वत की जय और हनुमान जी महाराज की जय। जय। जी ओम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम, फिर मिलते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत भैया जी आप। हाँ दीदी, आप टीम बनाइए और बीच में ऐसा योगाहार की टीम तो जाएगी जाएगी, लेकिन जो अन्य सदस्य भी होते हैं, बहुत बार यात्राओं पे जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहां पे अपने योगाहार के सदस्य, उनका उनका रिसोर्ट है या उनके जो दूसरी सहायता दूसरे गाँव में भी संपर्क है, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं, उस जो सहयोग हमें मिल जाएगा तो हमारी यात्रा और भी सुगम हो जाती है और भी सफल हो जाती है। तो ये योग और आहार बहुत का सुंदर। ये मंच हमारी यात्राओं के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जी धन्यवाद। दिनेश भैया आज सच में रंजना बहुत दीदी हम आनंद आने आया। वाले हैं। रंजना जी दीदी हम भी आने वाले हैं। आपका भी स्वागत रहेगा। और दिनेश भैया आप बहुत बोल रहे थे कल ओवी का, सचमुच ऐसा लग रहा था कि आज हम जाकर आ गए आज ओवी से। बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य दिखा है, बहुत प्रसन्न हुए। जी, तो राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जी हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी ओम, सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम आदरणीय सभी को ओम ओम। आखिर में मेरा भी सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। झारखंड की ओर से सबको ओम नमन वंदन सदन। घर चले गए, मैं भी घर जा रहा हूँ।